नमस्कार। देखिए, जब भी इनकम टैक्स के नए नियमों की बात होती है ना, तो हम सब थोड़ा परेशान हो जाते हैं। हेडलाइंस भी कुछ ऐसी होती हैं कि अब हर कैश ट्रांजैक्शन पर सरकार की नजर रहेगी। लेकिन इस बार कहानी में एक नया मोड़ है। सरकार ने 2026 के लिए कुछ ऐसे ड्राफ्ट नियम सामने रखे हैं जो पैन कार्ड से जुड़े नियमों में एक बहुत बड़ा और शायद एक अच्छा बदलाव लाने वाले हैं। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है वो यही है, क्या अब 50,000 रुपये जमा करने या निकालने पर भी सरकार की नज़र होगी? क्या कैश का इस्तेमाल करना और भी मुश्किल होने वाला है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि असल में सरकार अब एक बिल्कुल नई दिशा में सोच रही है। असल में बात यह है कि टैक्स को देखने का, उसकी निगरानी करने का पूरा नज़रिया ही बदल रहा है। ये सिर्फ नियमों में कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ये तो सोच में एक बुनियादी बदलाव है। सरकार अब छोटे छोटे लेनदेन की बारीकियों में उलझने के बजाय एक बड़ी तस्वीर देखने की तरफ बढ़ रही है, मतलब माइक्रो से मैक्रो की ओर। चलिए इसको जरा समझते हैं। अब तक का सिस्टम माइक्रो मैनेजमेंट पर चलता था, मतलब बैंक में 50,000 से ज्यादा जमा या निकासी हुई तो पैन नंबर दर्ज हो जाता था। लेकिन अब सरकार मैक्रो मॉनिटरिंग की तरफ जा रही है। अब सरकार की दिलचस्पी किसी एक ट्रांजैक्शन में उतनी नहीं है जितनी इस बात में है कि किसी व्यक्ति का पूरे साल का फाइनेंशियल पैटर्न क्या है। पुरानी व्यवस्था की सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। सोचिए, एक छोटा दुकानदार या किसान जिसका साल भर का कामकाज शायद सिर्फ 5-6 लाख का हो, वो भी बार बार पैन और फॉर्म भरने की झंझट में फंस जाता था। ये एक तरह का कंप्लायंस ट्रैप था, जिसमें ईमानदार लोग भी बेवजह परेशान होते थे। तो फिर वो नया जादुई आंकड़ा क्या है? वो है 10 लाख रुपए। ये सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव है। अब सरकार किसी एक ट्रांजैक्शन को नहीं, बल्कि पूरे साल के कुल कैश लेनदेन को देखेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी के बैंक खाते में पूरे साल में कुल मिलाकर कैश जमा और निकासी 10 लाख रुपए से कम है, तो उसे बार बार 50,000 वाली लिमिट के लिए पैन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ये मान रही है कि अगर किसी का फाइनेंशियल फुटप्रिंट छोटा है, तो वो लो रिस्क कैटेगरी में है और उस पर कंप्लायंस का बोझ कम होना चाहिए। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इन नए नियमों से आम आदमी को रोजमर्रा की जिंदगी में क्या और कैसे राहत मिलने वाली है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये वाकई में काफी दिलचस्प है। होटल या किसी फंक्शन के बिल पर पैन दिखाने की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जा रही है। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने पर यह लिमिट 5 लाख से सीधे 20 लाख रुपए की जा रही है। और जैसा कि हमने बात की, कैश जमा निकासी की 50,000 की सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट को 10 लाख की सालाना टोटल लिमिट से बदला जा रहा है। सरकार भी ये मान रही है कि भाई महंगाई बढ़ी है और एक मिडिल क्लास परिवार के लिए शादी ब्याह हो या जमीन का कोई छोटा मोटा सौदा, ये पुरानी लिमिट्स तो चुटकियों में पार हो जाती थी। तो कुल मिला के मकसद ये है कि मिडिल क्लास को कंप्लायंस के इस जाल से बचाया जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी के आम खर्चों के लिए टैक्स की जटिलताओं में न फंसें। मगर रुकिए, एक जगह ऐसी है जहां नियम आसान होने की बजाय और सख्त हो रहे हैं, और वो है इंश्योरेंस का सेक्टर। यहां सरकार ने मामला एकदम पलट दिया है। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब चाहे कोई कितने भी कम प्रीमियम की नई इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ना ले, पैन कार्ड देना जरूरी होगा ही, कोई छूट नहीं। तो इसके पीछे सोच क्या है? सरकार का मानना है कि इंश्योरेंस सिर्फ एक खर्चा नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट है। ये एक तरह से जमा की हुई दौलत है। इसलिए सरकार चाहती है कि पैसा जहां भी निवेश हो रहा है, उसकी पहचान शुरू से ही व्यक्ति की फाइनेंशियल प्रोफाइल से जुड़ी रहे। अच्छा, अब एक सवाल मन में जरूर आ रहा होगा। अगर सरकार कैश ट्रांजैक्शंस पर इतनी ढील दे रही है, तो क्या इससे टैक्स चोरी और ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ावा नहीं मिलेगा? ये चिंता बिल्कुल जायज है कि भाई अगर इतनी ढील दी जा रही है, तो क्या लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे? क्या वो कैश में लेन देन करके अपनी असली कमाई छिपाने की कोशिश नहीं करेंगे? इसका जवाब है शायद नहीं। और ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार के पास अब पहले से कई ज्यादा ताकतवर डेटा टूल्स हैं। अब सरकार को हर छोटे ट्रांजैक्शन पर नजर रखने के लिए पैन की जरूरत ही नहीं है। जरा सोचिए, यूपीआई से होने वाले हर छोटे बड़े पेमेंट का डेटा, जीएसटी नेटवर्क से किसी के भी बिजनेस का पूरा कच्चा चिट्ठा और एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी एआईएस जैसा एक विशाल डेटा का खजाना, ये सब तो सरकार के पास पहले से ही है। और एआई की मदद से इस सारे डेटा को जोड़कर किसी भी व्यक्ति का पूरा फाइनेंशियल पैटर्न एक क्लिक में सामने आ सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी को खत्म नहीं कर रहा है, ये सिर्फ प्रोसेस को आसान बना रहा है। कागजी कार्यवाही कम हो रही है, लेकिन निगरानी और भी गहरी और स्मार्ट होती जा रही है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये कोई खुली छूट नहीं है।
अगर किसी का सालाना कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख से कम है, लेकिन उसने अपनी घोषित आय सिर्फ 3 लाख रुपए दिखाई है, तो भी इनकम टैक्स एक्ट की धारा 68, 69 और 69A के तहत उस अनएक्सप्लेन्ड कैश पर सवाल पूछा जा सकता है। कहने का मतलब है, किसी के भी लेन देन उसकी आय के हिसाब से ही होने चाहिए। तो आखिर में अगर इन सारे बदलावों को एक साथ रखकर देखें, तो ये हमें भारत के टैक्स सिस्टम के भविष्य की एक झलक दिखाते हैं। तो ये एक स्मार्ट टैक्स सिस्टम की तरफ उठाया गया कदम है, जिसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। जो लोग ईमानदार हैं, उनके लिए प्रोसेस को आसान बनाओ, और जो लोग चालाकी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए डीप डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करो। ये सब सरकार की लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस वाली बड़ी फिलॉसफी का ही एक हिस्सा लगता है, जहां सिस्टम को ज्यादा असरदार और लोगों के लिए आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा एक सवाल छोड़ जाती है, क्या ये 10 लाख रुपए की सीमा आम आदमी के लिए सच में एक राहत है, जिससे जिंदगी आसान होगी, या फिर ये डेटा के जरिए निगरानी का एक नया और ज्यादा स्मार्ट जाल है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।